देना है। संदेश है राष्ट्रवाद की विचारधारा का, देश हित की विचारधारा का, हिंदुत्व की विचारधारा का, सनातन की विचारधारा का। क्योंकि हमारे ये वाले क्षेत्र में ऐसी किंवदंती है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में दारू बांट दो वोट मिल जाते हैं, साड़ी बांट दो वोट मिल जाते हैं, लिफाफे बांट दो वोट मिल जाते हैं। तो ये जो वोट है, वोट का पहले अधिकार समझना पड़ेगा हमारे समाज को कि यह वोट इतना सस्ता नहीं है। एक गधा घोड़ा भी जो है 40-50 हज़ार रुपये का आता है, और अपन गधे से गए भी थे हैं क्या, जो एक क्वार्टर आता मेरे ख्याल से एक बाटल 500-800 रुपये की आती हुई। तो क्या हम एक गधे से भी गए बीते हैं? वो गधा 40 हज़ार का बिकता है और अपना आदमी 800 में बिक जाता है, 400 में। बताओ, तो ये समझने वाला विषय है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में जो निर्वाचन की प्रणाली है वो 3 तरह के प्रणाली है। पहली होती नगरीय निकाय के चुनाव, जिसमें हमारे यहाँ पर 3 पार्षद बैठे हुए हैं, जिसमें आपके क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर गली का, सड़क का, छोटी मोटी जो गलियाँ रहती है उसका निर्माण होता है, गटर का, नाली का, पानी की सुविधा ये देखी जाती है। उससे बड़ा चुनाव होता है विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में जो है लॉ एंड ऑर्डर अर्थात पुलिस की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब पे चर्चा होती है, इसलिए इस चुनाव का महत्व होता है। और तीसरा बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का। लोकसभा में पूरे देश को लेकर, देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियाँ बनती है, जो देश हित में होती है, देश को मजबूत करने के लिए होती है, ये उसके लिए होता है तीसरा लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में जो भी बिल पारित होते हैं वो बिल कोई भी बिना राज्यसभा के पारित नहीं होते। लोकसभा के चुनाव में यदि मान लो कि लोकसभा के अंदर 370 धारा का अनुमोदन कराना है, उसमें स्वीकृति दिलवाना है, तो उसमें राज्यसभा सदस्य की ज़रूरत होती है। और राज्यसभा सदस्य में जो लोग बैठे हैं, मान लो जैसे केरल के बैठे, हैदराबाद के बैठे, पश्चिम बंगाल के बैठे, जम्मू कश्मीर के बैठे, तो वो राष्ट्र हित में मतदान नहीं करते, ना ही राष्ट्रीय हित में सहमति प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लो 3 तलाक बंद किया, तो 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए था, किंतु हमारे यहाँ पर तो सभी को माँ और बहन का दर्जा, हम तो वर्ग संप्रदाय से ऊपर हट के काम करते हैं। मतलब एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, जो वर्ग और धर्म संप्रदाय से उठकर काम करती है, अपने देश में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए। तो इसलिए राज्यसभा सदस्य जो एक व्यक्ति चुन के जाता है, उसको 40 से ज़्यादा विधायक चुनते हैं, इसलिए एक एक विधायक का महत्व हो जाता है। तो आपके यहाँ पर जो विधायक चुनने वाला है वो एक विधायक, ऐसे 40 विधायक मिलकर एक राज्यसभा सदस्य चुनते हैं, और एक राज्यसभा सदस्य ऐसे कई राज्यसभा सदस्य मिलकर लोकसभा में जो पारित होता है बिल, उसको सहमति प्रदान करते हैं। उसके लिए उदाहरण के लिए जो मैंने बताया आपको, 3 तलाक, 370 या राम मंदिर जैसे मुद्दे, इन मुद्दों पर उसमें सहमति बनती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस राज्यसभा सदस्य की सहमति बहुत पूर्ण भूमिका होती है। अब हमारे देश में ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो हमारे धर्म और देश को बिगाड़ने में, तोड़ने में लगी है। 2 तरह की विचारधारा होती है, एक मानवता की और एक राक्षस प्रवृत्ति होती है। एक देश को बनाने वाली विचारधारा और एक देश को तोड़ने वाली विचारधारा। 65 साल 70 साल जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने हमेशा जाति, वर्ग, संप्रदाय में बांट के रखा, कभी भी हमारे को एक जाजम पर आने नहीं दिया। और 65 साल की सरकार में हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। दयनीय कैसे हो गई? सड़क के नाम पे गड्ढे ही गड्ढे थे, उजाले के नाम पे, बिजली के नाम पे अंधेरा ही अंधेरा था। अब 2003 के बाद में जो सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देख लो सड़कें कैसी बन गई, यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लो। बिजली की स्थिति कैसी हो गई भाई, यहाँ पर जो जिन्होंने 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखा है वो जानते हैं कि क्या स्थिति थी लाइट की, और अब लाइट की क्या स्थिति है। किसानों को ना खेती करने के लिए लाइट मिलती थी, ना बच्चों को पढ़ने के लिए लाइट मिलती थी। आज लाइट भी भरपूर है, आज सड़क भी भरपूर है। उस समय 40,000 किलोमीटर थी, 40, आज हमारे यहाँ पर 5 लाख किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं।
विभिन्न योजनाएं जो गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, मजदूरों के लिए बनाई गई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसा कि इसके पहले महेश जी ने उसकी बात रखी, तो ऐसी योजनाएं क्या उनके पास में नहीं आ सकती थी? क्या उनके पास में विजन नहीं था? क्या उनके पास उद्देश्य नहीं था? क्या गरीबों के कल्याण के लिए वो नहीं कर सकते थे? क्या अगर विकास करना था, उन्नति करना थी और हम लोगों का आर्थिक स्तर सुधारना था, तो क्या एक छोटी सी बात समझें अपन कि 2014 के पहले इतनी सारी सरकारें रहीं, क्या किसी ने शौचालय के बारे में सोचा? किसी ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सोचा? इतने गरीबों के लिए मकान जो कवेलू के, लकड़ी के या घास फूस के थे, चूते थे, तो क्या किसी ने पीएम आवास के बारे में सोचा? क्या आवास योजना के बारे में सोचा? हमारे यहाँ पे चूल्हे की प्रथा थी, हमारे यहाँ पर हमारी माताएं चूल्हा जलाती थी, उसमें दमा, खांसियाँ, बीमारियाँ हो जाती थी। तो उज्ज्वला योजना लेकर आए, घर घर में सिलेंडर आ गए, घर घर में गैस आ गया। तो ये योजना क्या वो नहीं ला सकते थे? नहीं ला सकते थे, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, उनके पास लक्ष्य नहीं है, उनके पास उद्देश्य नहीं है। अब हमारे यहाँ पर अगर लाडली लक्ष्मी योजना आ गई, हमारे घर में हमारी बहनें, हमारी पत्नियाँ, हमारी माताएं, वो सब लाडली बहना के रूप में जो आर्थिक संबल मिल रहा हो उनको, उससे प्रेरित हैं। तो कांग्रेस के नेता आपके बीच में आके बोलते हैं कि भाई चुनाव आए, इसलिए जो है इन्होंने योजना ला दी और योजना के बहाने जो है वोट मांग रहे हैं। तो क्या जननी सुरक्षा योजना आई थी जब चुनाव थे? क्या लाडली लक्ष्मी योजना आई तब चुनाव थे? क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आई जब चुनाव थे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया तब उस वक्त चुनाव थे? तो उस वक्त कोई चुनाव नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में गरीबों की चिंता जो करी वो भारतीय जनता पार्टी ने करी, मजदूरों की चिंता करी तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करी। जिस धर्म को हम जीते हैं, जिस धर्म में हम पैदा होते हैं, जिस धर्म में हम मरते हैं, उस धर्म को हिंदू सत्य सनातन धर्म कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम रोज सवेरे उठते हैं, राम राम श्याम श्याम सबसे करते हैं। हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। हमारे लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, हमारे देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब जब हम इस जननी को, जन्मभूमि को हमारी माता से बढ़कर हमारी माँ के समान मानते हैं, इसे सत्य सनातन धर्म कहते हैं। सत्य सनातन धर्म की व्याख्या बहुत कम लोगों को मालूम है। दक्षिण भारत में एक तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य का मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। वो सनातन धर्म को क्या कहता है? डेंगू कहता है, मलेरिया कहता है और डेंगू, मलेरिया, हैजा और एड्स जैसी बीमारी बताता है। अब ये बताओ, जिस धर्म में हम पैदा हुए और जिस धर्म का अनुसरण हम करते हैं, जिसका अनुशासन का पालन हम करते हैं, जिस मर्यादा का पालन हम करते हैं, क्या वो डेंगू हो सकता है? क्या मलेरिया हो सकता है? क्या हैजा हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। सनातन के विरोधियों का कांग्रेस साथ देती है। एम के स्टालिन कांग्रेस का सहयोगी संगठन है। हमास को लेकर कांग्रेस शोक सभा रखती है। हमास लश्कर तैयबा और अलकायदा जैसा संगठन है जिसने इजराइल पर हमला करके 1400 निर्दोष लोगों को मार डाला। हमारे यहाँ पर भी बम विस्फोट होते थे, ताज रेसिडेंसी पे हुआ, दिल्ली में हुआ, हैदराबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, बॉम्बे में हुआ। तो आप समझो कि 2014 के बाद क्यों नहीं हमारे यहाँ हमले हुए? मतलब आप लोगों ने जो नेतृत्व चुना वो इतना बढ़िया चुना कि हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाया, किंतु वो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़े और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूत किया। इसलिए अब कोई भी हमला नहीं होता भारत में। अब बम फूटते हैं क्या हमारे यहाँ? नहीं तो जामिया आलिया और ये सब आ जाते थे और आके बम फोड़ के चले जाते थे और हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री अमेरिका जाके रोता था कि भैया हमें बचा लो, हमको ये मार गए। और ऐसा कसाब वाला जो वक्त था, कसाब जब जिंदा पकड़ाया था, जब हमला हुआ था, तब वो 11वां हमला था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इंग्लिश में कि ये 11वीं बार हमला किया हम पर, इसका हम प्रमाण देते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कैसे थे कि जाके वहाँ शिकायत करते थे कि साहब हमको मारा? हमारा प्रधानमंत्री शिकायत नहीं करता। हमारा प्रधानमंत्री क्या कहता है? उनका सीधा सा फंडा है, हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं। उन्होंने गलती करी, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में मार कर आए,
पहले हमारे सैनिकों की स्थिति क्या थी कि हमारे सैनिकों के सिरों से फुटबॉल खेलते थे वो लोग, आतंकवादी लोग। आज ऐसी स्थिति क्या है? नहीं है। आज हमारे सैनिकों का मान है, सम्मान है। अभी देखो हमारे यहाँ पर चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। क्या पहले वैज्ञानिक नहीं थे? क्या पहले संसाधन नहीं थे? क्या सुविधाएं नहीं थी? नहीं, हिम्मत नहीं थी, सपोर्ट नहीं था, सुविधाएं नहीं थी और संसाधन भी नहीं दिए गए। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार होता था, इसलिए वैज्ञानिकों का भी मन मर गया था। अब वैज्ञानिकों को सपोर्ट मिला, संसाधन मिले, सहयोग मिला, तो क्या करा? चंद्रमा पे पहुंच के बता दिया। तो ये किन ने करा? माननीय मोदी जी ने। ये मोदी जी ने करा। माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तब से देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, हमारे सैनिकों का बल बढ़ा, सैनिकों का मनोबल बढ़ा। उसी प्रकार नारी सशक्तिकरण के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। आप देखो हमारी सरकार के पहले सब पुरुषों के नाम से संपत्तियां होती थी, अब 2% कम, मतलब महिला के नाम। तो पति क्या करता है? पत्नी के नाम कराता है, तो उससे घरेलू हिंसा समाप्त हुई। नहीं तो क्या होता था? एकाधिकार पुरुष का रहता था, इसलिए पुरुष का एकाधिकार रहता था तो महिलाओं पर अत्याचार होता था, और महिला के नाम से कुछ रहता नहीं था तो बेचारी जवाब भी नहीं दे पाती थी। अब महिलाओं के नाम से संपत्तियां भी होने लग गई। तो महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल भारतीय जनता पार्टी ने पेश करी है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये विचारधारा, ये विजन, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और हमारे जैसी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं जो चलाई वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। जैसे कि योजनाओं का नाम लेते हुए मैं बता देना चाहता हूं, जैसे अब कुछ बहनें भी आई हैं, तो जननी सुरक्षा योजना में जब कोई गर्भवती महिला हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसको 16,000 रुपये अभी वर्तमान तक चल रहे हैं वो, और 16,000 रुपये का अनुदान सरकार देती है। और यदि उस समय आज से 18 साल पहले का मध्य प्रदेश उठाइए, लिंग अनुपात उठा के देखिए कि 1,000 लड़कों पे 700 लड़कियां थी, तो क्या ये न्यायप्रिय है? हमारे यहाँ पर बेटियों को बोझ समझा जाता था, अब 1,000 बच्चों पे, 1,000 बेटों पे 956 लड़कियां हैं। तो ये समानता ही है, ये लिंग अनुपात को बराबर किया है। ये लिंग अनुपात बराबर कैसे हुआ? क्योंकि गांव के अंदर बुजुर्ग लोग बेटी को अभिशाप मानते थे, उसको बोझ मानते थे। अब बोझ नहीं मानते हैं, बेटियां अब वरदान हो गई हैं, अब वो लक्ष्मी का रूप हो गई है जब से लाडली लक्ष्मी योजना चली। अब लाडली लक्ष्मी योजना में बच्ची जैसे ही जन्मी, जन्म के बाद तुरंत 6,000 रुपये साल का बीमा उसका हो गया, तो वो 5 साल तक रहेगा और 30,000 रुपये जो भेले हो जाएंगे वो पॉलिसी खरीद लेगी सरकार। वो खरीदने के बाद में जब वो बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो उसको 1,30,000 रुपये देंगे, और वही बच्ची जब पढ़ने जाएगी और 5वीं से 6ठी में जाएगी तो 4,000 रुपये मिलेंगे। जब 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 8,000 रुपये मिलेंगे। 11वीं पास करके जब 12वीं में जाएगी तो 12,000 रुपये मिलेंगे। और 12वीं में अगर टॉपर हुई तो 75% से प्लस लेकर आती है तो स्कूटी मिलेगी, और 85 से प्लस लाती है तो लैपटॉप मिलेगा। अब ये योजना ये नहीं चला सकते थे क्या? बाकी इनके पास कोई विजन नहीं था, इनके पास कोई लक्ष्य नहीं था कि गरीब बेटियों की शादी कैसे होगी। तो हमारे लोगों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विजन को लेकर आए कि भैया मजदूर आदमी है, मजदूर की बेटी के लिए दहेज और खाना पीना महंगा होता है, तो सरकार ने बेड़ा उठा लिया। अब 15 महीने की इनकी सरकार आई तो सारी नीतियां बंद कर दी, सारी योजनाएं बंद कर दी, उन्होंने कोई भी योजना चलने नहीं दी। उन 15 महीने में ना तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना दूध पे सब्सिडी मिली, ना बेरोजगारी भत्ता मिला। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो उन्होंने करा। जितने वादे करे केवल झूठ का भर्मजाल फैलाती है कांग्रेस। उनने 15 महीने में जितना भ्रष्टाचार किया है, अगर 7 दिन की भागवत कथा भी अपन बिठा दे तो वो छोटी पड़ जाएगी। ये स्थिति कांग्रेस की रही है। तो उनके पास विजन नहीं था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी नहीं बनाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर परण तक और परण से लेकर मरण तक, अब बात आती है मरण की, तो आयुष्मान योजना के अंदर 5 लाख रुपए का जो बीमा अभी तक हमारे गरीब लोगों को मिलता था वो 10 लाख रुपए का कर दिया गया। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। यही लाडली बहना योजना जो 1250 की थी वो 1 जनवरी से 1500 की होगी, और मार्च से जो होगी वो 3,000 रुपए की लगातार होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प और है कि अप्रैल 2024 के पहले कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। एक संकल्प और लिया।
तो और लाडली बहना को जो अपन ये अनुसूचित जाति वर्ग की और सभी वर्गों की जो लाडली बहना है, उन सबको जो पैसे 3,000 रुपये संबल के रूप में जो नारी शक्ति सम्मान के रूप में दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ 1,39,000 रुपये उन बहनों को दिए जाएंगे जो कवेलू और कच्चे मकानों में रहती है। तो ये समझने वाली बात है कि इतना काम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है तो फिर हमें उनको आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे भाई। संबल की योजना में हमारे मजदूर वर्ग, ये वाला पूरा क्षेत्र जो मूसाखेड़ी का क्षेत्र है, यहाँ सब मजदूर रहते हैं, ये पूरा गरीबों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है। तो मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बता दूं कि ये संबल योजना आज चालू नहीं हुई है, पहले से चालू है, जिसमें कोई भी मजदूर, किसी भगवान ना करे कोई दुर्घटना होती है तो उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं एक्सीडेंट में, बिजली से करंट लगने पे 4 लाख रुपए मिलते हैं, सांप के काटने पे 4 लाख रुपए मिलते हैं, डूब जाए तो 4 लाख रुपए मिलते हैं। ये योजना इन्होंने संबल योजना के तहत कराई। तो हमारे यहाँ पर लोगों को जागरूक होकर संबल से भी जुड़वाना पड़ेगा, आधार लिंक करवाना पड़ेगा, आयुष्मान से भी जुड़वाना पड़ेगा। और ये सारी योजना यदि गरीबों और मजदूरों के लिए है तो आप सबका भी दायित्व बनता है कि आपके संपर्क में आपका क्षेत्र का जो भी गरीब मजदूर है उसको इस चीज़ का लाभ मिले, इन योजनाओं का लाभ मिले। आप क्षेत्रीय पार्षद से संपर्क करके इन योजनाओं का लाभ जो है हमारे मजदूर वर्ग को दिलाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए थे भोपाल में 3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई 5 पांडवों से। क्या कहा कि हमारी लड़ाई 5 पांडवों से। तो पांडव से लड़ाई किसकी थी कि और वो की, तो अपने आप को उन्होंने कौरव साबित कर लिया। कांग्रेस ने अपने आप को कौरव साबित कर लिया। अब कौरव का मतलब कौन? दुर्योधन। कौरव का मतलब शकुनी मामा। कौरव का मतलब दुशासन। अब दुशासन कौन? जिन्होंने द्रौपदी माता का चिरहरण किया। शकुनी महाजुआरी, जिन्होंने अपने परिवार के साथ बेईमानी करके राजपाट छीन लिया। दुर्योधन कौन? जिनने अपने सगे भाइयों के साथ बेईमानी करके उनकी जमीन जायदाद हड़प ली। तो स्वयं ही कौरव हो गए। उनको यही नहीं मालूम कि हम क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी आई, उन्होंने बोला कि राम भगवान 13 साल के लिए वनवास गए थे। कितने साल के लिए गए थे? 14। अब उनका जनरल नॉलेज ऐसा है कि उनको यही नहीं मालूम रहता कि भगवान कितने साल के लिए वनवास गए थे। वो बोले कि 13 साल के लिए वनवास गए थे। तो ये हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को ये समझ नहीं पाए। सनातन संस्कृति के खिलाफ इन्होंने हमेशा काम किया। और जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला था, 70 साल से जब राम भगवान तंबू में थे, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि भगवान राम काल्पनिक है। क्या काल्पनिक है भगवान राम? उन्होंने बोला ये काल्पनिक है, हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर हमारी श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंचाई। तो अब समय आ गया है बदला लेने का। हमारे आस्था पे जिन्होंने ठोस पहुंचाई उनको सबक सिखाने का, हमारी श्रद्धा पे जिन्होंने ठेस पहुंचाई उनको सबक सिखाने का। और ये जो आतंकवादी जो दस्ते होते हैं, उन लोगों के लिए जो सहयोग की भूमिका ये लोग निभाते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संघ की विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्रवाद की विचारधारा की पार्टी है। इसलिए राष्ट्रवाद के हित में, नारी सशक्तिकरण के हित में और देश के हित में आपको मतदान 100% करना चाहिए। और यह मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना चाहिए। और यह मतदान आपको महेंद्र हाडिया जी को विजय दिलाने के लिए करना चाहिए। और 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ आपको कमल का बटन दबाना है, महेंद्र हाडिया जी को जिताना है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है। इस बार हमारे मध्य प्रदेश में 3 दिवाली बनेगी। कितनी दिवाली बनेगी? 3 दिवाली बनेगी। पहली कल जो परंपरा से बनी, जो परंपरा और संस्कृति से, कल अमावस के दिन हमारी दिवाली थी, जब भगवान श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या आए और अयोध्या में रहने वाले हमारे सभी भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने दीप जलाए और खुशियां मनाई, उल्लास मनाया। कल थी परंपरा वाली दिवाली। दूसरी दिवाली होगी 3 तारीख को, जब भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद देकर बहुमत से इस सरकार में शामिल करेंगे। और तीसरी दिवाली कब बनेगी? 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और वहां पर भूमि पूजन होगा माननीय मोदी जी के माध्यम से, उनके हाथों से। तो ये 3 प्रकार की दिवाली इस बार मनने जा रही है। तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ जयकारा लगाएं, बोलिए भारत माता की।
बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की जय भीम।